हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यस, सेक्शन 138 विच इज़ अबाउट इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट के जो प्रोविजंस हैं वो तो हम समझने वाले हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंटरनल ऑडिट ये कंपनीज एक्ट में कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। इंटरनल ऑडिट के जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे और सेक्शन 138 इस पीडीएफ में देखेंगे। तो एक बार हम बेयर लॉ को छोड़ते और थियरी को समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लेट्स जूम इन। अब टॉपिक है इंटरनल ऑडिटर। इसकी डेफिनेशन हमको दी है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ने। डायरेक्टली इंटरनल ऑडिटर्स की इंस्टीट्यूट से हमें मिली है इनकी डेफिनेशन। सो व्हाट डज इट से? इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू ऐड वैल्यू एंड इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। मतलब क्या सर ऊपर से गया, आप समझा दो। ये इसको साइड में रखते हैं। सिंपल में एक बात याद रखो, ऑडिट बहुत होता रहता है। चलो आपको ये वाली स्क्रीन पे दिखाते हैं, इधर बेटर लिख सकते हैं। ऑडिट अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑडिट अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी इसमें आता है एक इंटरनल ऑडिट और एक आता है एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल एक आता है, एक्सटर्नल एक आता है। अभी एक्सटर्नल में हमने पढ़ लिया है जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, फिर इसके बाद में एक हमारा आता है सेक्रेटरियल ऑडिट और एक हमारा आता है कॉस्ट ऑडिट कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों, ये 139 से 148 तक जो चलता रहता है वो उसमें कॉस्ट ऑडिट भी आ जाता है। ये 148 एंड दिस वन अपना 204, ये सेक्शंस में ये कवर्ड है, ये हमने पढ़ा। तो इनको एक्सटर्नल ऑडिट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें एक एक्सटर्नल बंदा, एक इंडिपेंडेंट बंदा जिसका कंपनी से कोई डायरेक्टली रिश्ता नाता नहीं है, ऐसा बंदा आके ऑडिट करता है। अभी ऑडिट क्या है हमने ऑलरेडी समझ लिया है, इंडिपेंडेंट चेक करना सारी चीज़ों को, ये सब काइंड ऑफ ऑडिट होता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर का बंदा आके करेगा। तो व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल ऑडिटर? बहुत सिंपल, दिस इंटरनल ऑडिटर मतलब हम एक ऐसे बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं, वो कोई भी हो सकता है। ही कैन बी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एज वेल। आप कंपनी के एम्प्लॉय को भी इंटरनल ऑडिटर बना सकते हो। जब हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर की लिमिट पढ़ी थी तो कितने सारे प्रोविजन थे कि ये कंपनी का यहाँ से जुड़ा नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर का ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी थी। वो एम्प्लॉय हो सकता है, वो कोई भी प्रोफेशन का हो सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट भाई सीए चाहिए, सेक्रेटरियल ऑडिट भाई हमको सीएस चाहिए, कॉस्ट ऑडिट हमको सीएमए ही चाहिए। बट इंटरनल ऑडिटर में सीए, सीएस, सीएमए और एनी पर्सन, कोई भी बंदा हो सकता है। भाई तुम्हारा बीकॉम हो चुका है और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि आप, हाँ आप, सही बात, आपको इंटरनल ऑडिट आता है, आप एक्सपर्ट हो, आप हमारी कंपनी का ऑडिट करो, तो अगर ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो वो आपको भी इंटरनल ऑडिटर कह के अपॉइंट कर सकते हैं। तो ही कैन बी एम्प्लॉय, कर सकते हैं। एम्प्लॉय को करना हो तो आपकी मर्जी, या फिर बाहर के बंदे को आप सीए को कर सकते हो, सीएस को कर सकते हो, सीएमए को कर सकते हो, या एनी अदर पर्सन, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर सेटिस्फाइड कि दैट पर्सन पोजेसेस रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, वॉट एवर द केस में भी, जो भी उनको सही लगता है। अभी ये आपको क्लियर है कि बेसिक आइडिया क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है। अभी ये डेफिनेशन क्या कहती थी? दिस डेफिनेशन से इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट होता है। अभी इनके हिसाब से इंडिपेंडेंट है, बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसको इंडिपेंडेंट नहीं। दैट्स वाई मैंने आपको पहले वो बताया, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस। मतलब हम अपना अपना चीज़ें तो कर रहे हैं कंपनी में, प्रोसीजर सारी, बट वो उसको थोड़ा सा एक थर्ड पर्सन व्यू चाहिए कि ये जो चीज़ें हो रही है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस लाइक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऑब्जेक्टिवली एक कंसल्टिंग एक्टिविटी। कंसल्टिंग यानी अगर कोई चीज़ सही से हो नहीं रही है
तो देर शुड बी सम रिकमेंडेशन, देर शुड बी सम सजेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट कि किस तरीके से इस चीज़ को किया जाए. तो कंसल्टिंग एक्टिविटी डिज़ाइन टू ऐड वैल्यू. ऑफ कोर्स क्यों कर रहे हो ऑडिट? ताकि वैल्यू एडिशन हो. जो चीज़ पहले सही से नहीं हो रही थी, लेस एफिशिएंट तरीके से हो रही थी, अभी वो बेटर हो, मोर ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए चीज़ों का, एंड इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस. तो इसमें 3 पेजेस है. हम यहाँ पे लेक्चर में तीनों नहीं कवर करेंगे, मैंने एक्स्ट्रा थियरी डाली है फॉर यू टू रीड, फॉर यू टू मोर अंडरस्टैंड. इस लेक्चर में हम मेनली प्रोविजंस देखेंगे. तो नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या होता है? एक मैनेजमेंट टूल होता है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज. मैनेजमेंट टूल यानी अ टूल विच मैनेजमेंट विल यूज. समझे? मैनेजमेंट विल यूज. क्यों? पूरा ऑर्गेनाइजेशन का चेक करना है कि एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जो कंट्रोल्स है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर कोई गैप है तो उसको मिटिगेट करना है. तो एक इंटरनल ऑडिटर वुड बी अ बेटर पर्सन टू चेक. तो इंटरनल कंट्रोल्स देखेगा. फिर कंटिन्यूस एक्सरसाइज होती है. हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो ईयरली बेसिस पे होता है, सेक्रेटरी ऑडिट ईयरली बेसिस पे, कॉस्ट ऑडिट ईयरली बेसिस पे, अगर वैसा ही होता है. लेकिन इंटरनल ऑडिट थोड़ा सजेस्ट किया जाता है कि आप फ्रीक्वेंटली करो, क्योंकि इंटरनली वो बंदा चेक करेगा. अब समझ पा रहे हो, इंटरनल चेक करेगा तो थोड़ा फ्रीक्वेंटली होना चाहिए. और वो कॉस्ट ऑडिट जो अपने एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ऑडिट. फिर और कंट्रोल सिस्टम. इंटरनल ऑडिट क्या है? एक कंट्रोल सिस्टम है कंसर्न विद एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल ऑफ अदर कंट्रोल मैकेनिज्म. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाकी कंट्रोल मैकेनिज्म्स को चेक करता है कि कंपनी में ये सही से चल रहा है कि नहीं. यानी एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है. अब रिस्क मैनेजमेंट टूल कैसे, आप खुद से गैस कर सकते हो. अब हमको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिपोर्ट में पता चल रहा है कि यार ये गलती है, ये आपके अकाउंट्स में गलती है, ये यहाँ पे गलती है, ये सारी चीज़ें आपको सेक्रेटरी ऑडिट में, ये कंप्लायंस में गलती है, ये सारी चीज़ें आपको अगर एक्सटर्नल ऑडिटर बताएगा तो वो क्वालिफिकेशंस डाल देगा. क्वालिफिकेशन डालने की वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी रेगुलेटर्स के सामने, पब्लिक के सामने हैम्पर होगी. तो इंटरनल ऑडिटर अगर ये सब चीज़ें पकड़ेगा तो इंटरनली सब सुलझ जाएगा, बट एक्सटर्नल ऑडिटर पकड़ेगा तो ये इंटरनली नहीं सुलझेगा. इसके साथ क्वालिफिकेशंस आते हैं, मेंबर्स को चीज़ें क्लियरली पता चलती है. तो ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है. अभी एक बार हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजन शुरू कर लेते हैं. तो हमने इससे पहले सेक्शन 179 पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर, हमने पढ़ा है. उसमें क्या कहा गया था? अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर सेक्शन 179 में रीड विथ रूल 8 जो हमने पढ़ा था कि अगर हमको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है तो वी मस्ट कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग एंड उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना है. यानी कि देखो, हमको ये तो पता है कि बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें एक रेजोल्यूशन पास होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन, और एक दूसरा रेजोल्यूशन बोर्ड का होता है विच इज़ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज नॉट अलाउड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर. आपको बोर्ड मीटिंग लेके उसमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है. ओके. एंड कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है कि MGT 14 फाइल करना पड़ता है आपको ROC के साथ विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग सच रेजोल्यूशन. ये आपको एक पता है कि कोई भी रेजोल्यूशन आप अगर पास करते हो तो एक MGT 14 फाइल करना पड़ता है. बट देखो, प्राइवेट कंपनी हो ना, तो एक आपको एग्जाम्पशन है कि आपको MGT 14 है, उसके लिए आपको एग्जाम्पशन दे के रखा है, यानी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है 30 डेज वाला. ओके, सिंपल. अब ये बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. क्या कहना चाहता है कंपनीज एक्ट हमसे? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जूम दिस इन फॉर यू. आई थिंक इट्स इनफ जूम्ड. चलिए शुरू करते हैं. सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अभी ये कौन से रूल्स होंगे? रूल्स होंगे कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014. इसके बाद से अपने तो ऑडिटर वाले शुरू हो जाते हैं, तो इंटरनल ऑडिटर का अकाउंट्स रूल्स में आता है, याद रखो. शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर. कौन भाई? क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज में भी प्रिस्क्राइब. एज में भी प्रिस्क्राइब हमको रूल्स में देखना है, रूल्स नीचे दिए हैं, एंड दीज आर रूल्स. रूल 13, हु शैल आइदर बी अ CA और कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल. ये वाली लाइन ज़्यादा है. आप ये बोल सकते हो ना कि अरे यार यहाँ पे CA लिखा है, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट CA में लिखा है, तो आप तो बोल रहे थे कि CA CS CA में एनी अदर पर्सन. नहीं, पूरा देखो, CA 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 दोनों ही CA बन रहे हैं, लेकिन CA में है वो, और सच अदर
प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड, बोर्ड कौन, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। फिर दूसरी चीज़, ये आई डोंट थिंक कि कुछ आया है, बिकॉज यू कैन सी अगर ब्लू है वहाँ पे तो आपको क्लिक करके रूल्स में जा सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द मैनर एंड द इंटरवल्स इन विच इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द बोर्ड। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मन हुआ, में अभी तक कुछ है नहीं, उनका अभी तक मन हुआ नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो वो और रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड उसमें क्या बताएंगे, मैनर किस तरीके से एंड इंटरवल्स क्या, कौन सी पीरियोडिसिटी पे इंटरनल ऑडिट कंडक्ट होना है और बोर्ड को उसकी रिपोर्टिंग जानी चाहिए कैसे, वो सब चीज़ें। और कुछ छोटे से एग्जाम्पशंस कि ये जो इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है, ये आईएफएससी पब्लिक कंपनी और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी उनको ज़रूरत नहीं है इफ़ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर द सेम। मतलब अगर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, देन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो ख़त्म नहीं, नाउ द रियल गेम विल स्टार्ट मेरे दोस्त। तो लेट्स अंडरस्टैंड, अभी ध्यान देना ज़्यादा से ज़्यादा। सो रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 companies required to appoint internal auditor, following class of company shall be required to appoint internal auditor। अभी यहाँ पे एक ध्यान दो, वो जो बंदा है आप अपॉइंट करना चाहते हो, he can be an individual, पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट। सर ये बॉडी कॉर्पोरेट कैसे इंटरनल ऑडिट कर सकता है? अरे भाई साहब, बॉडी कॉर्पोरेट करेगा यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव करेगा, पार्टनरशिप फर्म खुद से थोड़ी ना करती है। अगर सीए फर्म है तो उसमें से सीए आके करेगा, दैट्स हाउ बॉडी कॉर्पोरेट विल डू द सेम। ओके, नेमली अभी कौन कौन सी कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी, आपकी लिमिट गई भाड़ में, वी डोंट केयर, कोई भी लिमिट हो, 10 करोड़ 20 करोड़ डजेंट मैटर, अगर आप लिस्टेड हो तो यू आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। अब सेकेंड वाला, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग, अभी पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल जिसका 50 करोड़ रुपीज़ और मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग, पिछले साल में अगर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है लास्ट ईयर। अगेन आपकी आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पीएफआई एक्सीड कर रहा है, एक्सीड ये 100 करोड़ और मोर नहीं है, एक्सीड्स 100 करोड़ और मोर, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल में। एट द एंड नहीं बोल रहे हैं, ये ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, अगर आपके डिपॉजिट्स भी है मेरे दोस्त 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कभी भी अगर ये लिमिट्स आपकी टच हो रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो इस फाइनेंशियल ईयर में यू आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। नाउ सेम लिमिट्स है, बस 2 लिमिट्स को हटा के प्राइवेट कंपनी को 2 लिमिट चिपका दिया, एवरी प्राइवेट कंपनी। अब एवरी प्राइवेट कंपनी का यहाँ पे क्या मतलब भाई, लिस्टेड अनलिस्टेड, अरे लिस्टेड तो ऊपर ही कवर्ड है एनीवेज। तो एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड आउटस्टैंडिंग लोन ऑन बोरिंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो प्राइवेट कंपनी को भी अपॉइंट करना है। बट व्हाट्स द डिफरेंस, हमने अभी एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ा कि अगर हमने ये तो पढ़ा है कि बोर्ड रेजोल्यूशन करना पड़ता है, बीआर पास करना पड़ता है एट अ बोर्ड मीटिंग। अभी बीआर पास किया तो क्या करना पड़ेगा, MGT 14 30 डेज़ के अंदर फ्रॉम अपॉइंटमेंट, मतलब पास बोर्ड रेजोल्यूशन क्या, उससे क्या करना है हमको, ROC को सबमिट करना है। अभी इनको भी बीआर पास करना है एट अ बोर्ड मीटिंग, बट जो MGT 14 वाली रिक्वायरमेंट है ये इनको नहीं है, इनको एग्जाम्पशन है कि भाई आप चिल लो यार, कहाँ MGT 14 फाइल करते हो। अभी ये वाला जो है क्या, जो प्रोवाइडेड दैट दिख रहा है आपको प्रोविजो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि एग्जिस्टिंग कंपनी कवर्ड अंडर इन ब्ला ब्ला रूल्स विद इन दिस। क्या कहना चाहता है, अरे यार ये जब आया था 138 तब की बात है, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी है तब, तो उनको 6 मंथ्स के अंदर रिक्वायरमेंट को ये करना है कंप्लाई। ओके, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो।
फिर एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, इस रूल के लिए इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। ओके, द टर्म CA एंड CA कॉस्ट अकाउंटेंट शैल मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज द केस में बी वेदर एंगेज इन प्रैक्टिस और नॉट। देखो ये इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि जब हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात करते हैं, कॉस्ट ऑडिटर की बात करते हैं, तो दे मस्ट बी प्रैक्टिसिंग। वो कंपनी में किसी में कहीं पे काम करने वाले होने नहीं चाहिए, वो प्रैक्टिसिंग होने चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे के रखा है। हमने बताया ना कि CA या कॉस्ट अकाउंटेंट CA में हो सकता है या फिर एनी अदर प्रोफेशनल, तो ऐसा नहीं कि उनको प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, आप नॉर्मल भी करवा सकते हो, इट्स अप टू द कंपनी। लेकिन सर्टेन कंपनीज प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या एनी अदर प्रोफेशनल विच दे सीम बेटर, लाइक CS से भी करवा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी से, तो इट्स अप टू कंपनी, वो प्रैक्टिसिंग से भी करवा सकते हैं। द ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी और बोर्ड शैल इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट द स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियडिसिटी, मेथडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट। तो भाई सुनो, ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड, अभी ऑडिट कमिटी करेगी एंड बोर्ड इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर, ऐसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो कॉमा है, ये कॉमा कहता है कि इफ ऑडिट कमिटी इज देयर तो ऑडिट कमिटी करेगी, ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड करेगा, ये तो जनरल प्रोविजन हमें पता है। ये कॉमा कहता है कि इवन इफ ऑडिट कमिटी इज अपॉइंटिंग दे शुड कंसल्ट विद इंटरनल ऑडिटर, इफ बोर्ड इज अपॉइंटिंग दे शुड ऑल्सो कंसल्ट विद इंटरनल ऑडिटर। भाई जिससे काम करवा रहे हो उससे कंसल्टेशन करो ना कि कितना स्कोप होगा, फंक्शनिंग क्या होगी, पीरियडिसिटी क्या होगी। यू कांट जस्ट गिव हिम वर्क और करो भाई साहब जो करना है, एक कंसेंसस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, एक सिंपल सा प्रोविजन था, आई होप यू गेट इट नाउ। इसके एक नोट्स भी है, वी विल सी दैट, एक छोटा सा रिविजन करने के लिए और आपके रिविजन के लिए बेस्ट, बट लेट्स सी द PDF फर्स्ट। तो हमने एक पढ़ा था कि स्कोप ऑफ वर्क, उसी को हम ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब जो डॉक्यूमेंट होगा कि उसको काम क्या करना है, वो सारी चीज़ें, कि स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंटरनल ऑडिट का, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, ऑडिट कमिटी के टूवर्ड्स उस इंटरनल ऑडिटर की अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड, ओके दोनों। रिपोर्टिंग लाइंस मतलब वो रिपोर्ट किसको करेगा, एक्सेसिबिलिटी टू बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी किस तरीके से रहेगी, अनफेटर्ड एक्सेस, अनफेटर्ड मतलब बिना रुके, एक्सेस मतलब उसको ऐसा ना होना चाहिए कि उसको इंटरनल ऑडिट करना है, बट ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ चेक करनी पड़ती है, वो इन्फॉर्मेशन, वो लोग, उनसे कांटेक्ट होना चाहिए, रिकॉर्ड जो भी होगी वो चाहिए होगी उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको 10-10 दिन लग रहे एक डॉक्यूमेंट के लिए, कहाँ से इंटरनल ऑडिट टाइम पे होगा। फिर एक पीरियोडिसिटी करनी, अरे 4 महीने एक ही इंटरनल ऑडिटर में चले गए, हो ही नहीं पाया। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हमको अकाउंट्स की एक्यूरेसी वेरीफाई करनी पड़ती है। ये डेटा इसीलिए दिया बिकॉज कंपनीज एक्ट बताता नहीं ना कि इंटरनल ऑडिट में क्या क्या होगा, तो दिस इज सेपरेटली प्रोवाइडेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक करना, वेरीफाई करना, कोई फ्रॉड या एरर्स है तो उनको डिटेक्ट करना, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को रिव्यू करना। इंटरनल चेक क्या होता है, एक बंदे का काम दूसरे बंदे ने, मैंने ये चीज़ की है बट अभी मेरा ये काम होने के बाद वो उसके पास जाना चाहिए, वो अगला काम करेगा। तो इससे बेस्ट एग्जांपल आई सिंपली गिव, फैक्ट्री में दिस इज़ अ कन्वेयर बेल्ट, फैक्ट्री में चल रहा है, ये बंदा बॉक्स उठा रहा है कि बंदा बॉक्स यहाँ पे रख रहा है, उसको क्या करना है, बॉक्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बस बंद करना है, उसको कुछ नहीं करना, बॉक्स बंद करके उस पर कन्वेयर बेल्ट पे रखना है। अभी इस बंदे का अगले का काम होगा कि यहाँ पे टेप्स रखे, उसके पास जब ये बॉक्स आएगा तो उस पर टेप चिपकानी है। तो इस बंदे का काम जो है, इस बंदे का काम, ये वाला बंदा बी, ए का काम बी चेक करेगा। कैसे, अगर उसके पास बॉक्स है और उसका ढक्कन बंद नहीं है, दैट मीन्स कि ए ने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो बी ए का काम अपने आप चेक करे, उसको बोलेंगे इंटरनल चेक। दोनों इंडिपेंडेंट बंदे हैं, ए का काम बी चेक करेगा वाइल डूइंग हिज ओन वर्क। वो ये नहीं कर रहा है कि सिर्फ देखेगा अरे बी ने, ए ने ढक्कन लगाया कि नहीं सही से, वो चेक करेगा अपनी तो टेप लगानी, वो देखेगा कि मैं जब टेप लगा रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली टेप लगाना है या बॉक्स बंद करके लगाना पड़ रहा है, बिकॉज ए ने अपना काम ढंग से नहीं किया। सिंपल सा एग्जाम्पल था फॉर यू टू अंडरस्टैंड इंटरनल चेक। सिमिलर लाइन्स पे इंटरनल कंट्रोल आता है, बट इंटरनल कंट्रोल इज अ वाइडर टर्म विच इनकम्पासेस इंटरनल चेक। तो इंटरनल कंट्रोल बड़ा सा टर्म है, उसमें इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक आते हैं।
ओके। अडेरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सही से कर रहे हो कि नहीं? सारा ही काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर से करवाओगे क्या? भाई ये भी तो करेंगे। फिर कंपनी की एसेट एंड लाइबिलिटी वेरीफाई करना। अरे यार आप बोल रहे हो कि हमारे पास इतने एसेट है इतने एसेट है, दिखाओ तो सही एक्चुअली है कि नहीं, क्या है बस लिख के रख रहे हो। देन मैनेजरियल फंक्शन चेक करना कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, एक्चुअली में मैनेजरियल फंक्शंस उस तरीके से किए जा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर अगला पॉइंट, recommended controls to prevent and detect fraud and educate to improve organization fraud awareness। ये आपको पढ़ना है, मैं बस सिंपली एक जनरली बता देता हूँ कि कौन से कंट्रोल्स। अभी कंट्रोल्स क्या होते हैं, बस सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में लगाना ये चीज़ें करने के लिए, लाइक प्रिवेंट डिटेक्ट फ्रॉड, एजुकेट टू इम्प्रूव फ्रॉड अवेयरनेस, वो सब चीज़ें। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़? एक कोई काम मतलब एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को अकेला बंदा ना संभाले, उस प्रोसेस को डिवाइड करो, एक बंदा ये पार्ट संभालेगा, दूसरा ये पार्ट, तीसरा ये पार्ट, इस तरीके से डिवाइड करो ताकि उसमें एरर्स और फ्रॉड के चांसेस कम हो। मेकर चेकर प्रोसेस होनी चाहिए, कोई चीज़ बनाने वाला एक बंदा होना चाहिए, चेक करने वाला, ए और बी वाला एग्जाम्पल उस तरीके से। देखो मेकर, चेकर, अप्रूवर, एक बंदा बनाएगा, दूसरा बंदा चेक करेगा सब सही है, बनाने के बाद वो अप्रूव करेगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम्पल देता हूँ, आई वुडंट डिस्क्लोज कहाँ पे। मुझे सर्टन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देने पड़ते हैं टू माई सुपीरियर, मेरी जो सीनियर है उनको। देन आई मेक डॉक्यूमेंट, देन मैंने उनको दिया चेक करने के लिए, वो अभी चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। शी इज़ चेकर, आई एम मेकर। और फिर जो हमारे मैनेजर है, रिपोर्टिंग मैनेजर, वो जो है वो अप्रूव करेंगे उसको, एंड अप्रूवल के बाद वो डॉक्यूमेंट परफेक्ट ओके है। दिस इज मेकर, चेकर, अप्रूवर। फिर रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़, मतलब एक सर्टन चीज़ें जो होंगी उनमें रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़ लगा। आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो अगर एक ही लाइन पे सारा काम आ रहा है तो आज मैं वो काम करूँगा और ये बंदा ये वाला काम करेगा, तो स्विचिंग द ड्यूटीज़ काइंड ऑफ, या फिर चेंज करना, आप वहाँ पे जाके करो, ये करो, तो रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना चाहिए। अगर एक बंदा उसको गलत तरीके से कर रहा है तो दूसरा अगर उसको एफिशिएंटली करे तो पता चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ है। मैंडेटरी वैकेशन, कि भाई साहब सुनो, हर कंपनी में पॉलिसी होती है कि मैंडेटरी वैकेशन देनी है, तो एम्प्लॉयज़ को मैंडेटरी वैकेशन पे भेज दो। अभी इससे क्या होगा, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी, नॉर्मली अगर मैं वैकेशन पे चला गया तो मेरा काम कोई और करेगा, तो अगर मैं अपने काम को सही से नहीं कर रहा था, आई वॉज डूइंग सम शेडी बिजनेस, या फिर शेडी नहीं बट बहुत इनएफिशिएंटली काम कर रहा था, तो कोई और करेगा तो पता चलेगा इससे। फिर एम्प्लॉय को सही से ट्रीट करो, रेगुलरली ऑडिट करो, बैकग्राउंड चेक्स रखो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, फ्रॉड अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अब जिसमें बता दिया, आप खुद से पढ़ लेना। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 3 पेजेस इसको पूरा नहीं कवर करेंगे, देयर आर सम पार्ट विच यू शुड रीड। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, आई वुडंट रीड दिस, आपको बस समझाऊंगा व्हाट इज इंडिपेंडेंस। ये तो आपको पता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी से जुड़ा होना ही नहीं चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए पूरे सिंपली प्रोविजंस बता के रखे कि ये कंपनी का उससे लोन नहीं होना चाहिए, ये कंपनी से उसका बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, एसोसिएट से भी नहीं, होल्डिंग कंपनी से भी नहीं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत सी पढ़ी थी कि वो भाई पूरा एक्सटर्नल यानी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी से रिश्ता नाता होना ही नहीं चाहिए। बट इंटरनल ऑडिटर तो एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर कैन बी एन एम्प्लॉय, बट कोशिश ऐसी करो कि ही हैज़ सर्टन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंटरनल ऑडिटर ऐसा बंदा है जिसका खर्चा पानी कंपनी ही देती है, सारा काम, तो फिर वो बंदा उसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो उसको रोटी कपड़ा मकान देते उन्हीं का घर कैसे उजाड़ेगा? अगर गड़बड़ है तो वो क्यों बताएगा? तो इस तरीके से आपको देखना है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर जितना इंडिपेंडेंट हो इतना तो हम नहीं देख सकते, बट थोड़ी बहुत इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि अपना काम वो ऑब्जेक्टिवली करें, दैट्स द थिंग। फिर सर्टेन टेक्निक से इंटरनल ऑडिट कैसे करते हैं, बस मैंने डाल दिया। अगर आपको रीड करना होगा कि इंटरनल ऑडिट कैसे, मतलब क्या होता है उसके अंदर, कौन सी टेक्निक्स, तो यू कैन रीड। तो दिस वाज द थियरी बेस्ड पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट। अब फाइनली वी विल डू द रिविजन। लेट मी जस्ट चेक आवाज़, यस, बहुत छोटी सी रिविजन, एकदम 3-4 मिनट में। इंटरनल ऑडिटर क्या होता है? एक ऐसा बंदा
जो कंपनी का ऑडिट करेगा बट इंटरनली। एक्सटर्नल ऑडिटर आके जो क्वालिफिकेशंस वगैरह देता है वो उसका काम नहीं होता है। इंटरनल रिकॉर्ड्स को सारा चेक करके सारी रिपोर्टिंग उसकी इंटरनल होती है, वो किसी अथॉरिटी को बाहर जाके रिपोर्ट नहीं करता। दैट्स इंटरनल ऑडिटर। वो कोई भी हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, वो सी ए सी एस सी एम ए एनी प्रोफेशनल हो सकता है, जैसा बोर्ड को ठीक लगे। अभी ये वाले पार्ट में कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर वो क्या हो सकता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट। हर लिस्टेड कंपनी को तो अपॉइंट करना ही करना है। सेक्शन 179 बोलता है कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए अगर आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। एवरी अनलिस्टेड कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 100 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस पब्लिक कंपनी को तो करना ही करना है इंटरनल ऑडिटर। और अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी उसकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 100 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है, तो प्राइवेट कंपनी को भी अपॉइंट करना है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस कि MGT 14 जो फाइल करना पड़ता है बोर्ड रेजोल्यूशन का 30 डेज में टू ROC, वो प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्पशन है कि उनको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा एक्सप्लेनेशन की इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो सकता है, CA हो सकता है, प्रैक्टिस में हो या नहीं हो सकता है, CS भी हो सकता है। ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड इंटरनल ऑडिटर से कंसल्ट करके डिटरमाइन करेगा, फॉर्मुलेट करेगा स्कोप, फंक्शन, पीरियोडिसिटी, मेथडोलॉजी ऑफ ऑडिट। अब हमारी रिवीजन खत्म। मेरा एक सवाल है, आपको इतना ही आंसर करना है। देखो, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर अगर कंपनी लिमिट्स में फॉल करती है, अपर जो ऊपर लिमिट्स दी ना, लिमिट्स ऑफ रूल 13, इसमें फॉल कर गई तो मस्ट अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड इसके अलावा कंडक्ट बोर्ड मीटिंग एंड पास बोर्ड रेजोल्यूशन। ये तो हमें पक्का पता है कि अगर इंटरनल ऑडिटर है, अपॉइंट कर रहे हैं, अगर लिमिट्स में पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, लिमिट्स ऑफ रूल 13, सॉरी ये 13 नहीं, रूल 13, तो हमको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग में। बट व्हाट इफ वॉलेंटरीली कोई कंपनी अपॉइंट करती है इंटरनल ऑडिटर को, अगर कोई कंपनी वॉलेंटरीली अपॉइंट करती है तो क्या इनको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? इसका आंसर मैं अभी दूंगा, बट लेट्स से आपको 5 मिनट का टाइम है। आप अपना आंसर नोटबुक पे आपके हाथ में कुछ भी हो मन में सोचो, येस और नो बोलो सोच के। टाइम इज अप। आपका येस और नो ही करना था, तो आई थिंक कि इतना टाइम काफ़ी है। तो इसका आंसर है येस, येस और येस। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। सर अरे यार वो तो हम कैसे, देखो यार हम तो खुद से कर रहे हैं, वॉलेंट्री कर रहे हैं। बात यह है कि इधर वो प्रोविज़न नहीं है ना, वो तो 179 बोलता है कि आपको कंप्लाई रूल 13 करना है नहीं करना है, डजेंट मैटर। अगर आप इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, भले ही सेक्शन की लिमिट में ना पढ़ो, आप सेक्रेटरी ऑडिटर भी अपॉइंट कर रहे हो, सेक्शन में पढ़ो या ना पढ़ो, आपको एनीवेज वॉलंटरी भी कर रहे हो, तो बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग पास करना ही पड़ेगा। समझे? आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा कि लास्ट वाली चीज़ भी आपको अच्छी लगी, एक्स्ट्रा चीज़ पता चली है, इंटरनल ऑडिट कंसेप्ट आपको क्लियर है, एंड प्रोविजंस तो वाह भाई वाह। ये वाला एक चार्ट है आपको, ये कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे जाओ मेरे, और वहाँ पे यू विल हैव एवरीथिंग। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।